वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि किसी भी मेटेलिक वायर को चाहे आप खींचिए या उसे कंप्रेस करिए तो कुछ वर्क करते हैं ना, तो वो वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या है एक्सप्रेशन उस वर्क डन का, उस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो उस वायर में एक्यूमुलेट होती है उस स्ट्रिंग में, उसका डेरिवेशन देखेंगे। फिर स्प्रिंग को दबाएं या खींचें, दोनों केस में उसमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर्ड होती है। क्या वही फार्मूला सेम स्प्रिंग से भी डिराइव हम कर सकते हैं? कैसे डिराइव किया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। मान लेते हैं एल लेंथ की एक मेटालिक वायर है या स्ट्रिंग है। जब हम उसको एक एंड फिक्स करके दूसरे एंड से फोर्स लगाते हैं तो उसमें चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एल। अब हमें निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। क्या हम वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एफ इंटू डेल्टा एल लगा दें। क्या वर्क डन स्टोर्ड का ये फार्मूला सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, और वर्क डन का जो फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं? भाई एक स्ट्रिंग को अब थोड़ा चेंज इन लेंथ हुआ है तो थोड़ा फोर्स लगाया है ना आपने, और फोर्स लगाएंगे और चेंज इन लेंथ, और फोर्स लगाएंगे और चेंज इन लेंथ, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हो उतना ज़्यादा चेंज इन लेंथ होता जाता है। हम इस फोर्स को यहाँ से छोड़ देंगे, वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को पा लेगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा चेंज इन लेंथ। ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल। अब वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालें? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए था, ये फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं। वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन निकालते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फॉर्मूला ये लगाते हैं और वो निकलता है नेट वर्क डन के बराबर। कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल फोर्स है वो इंटू डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स क्या है? स्मॉल चेंज इन लेंथ। हम मान लेंगे कि इन बिटवीन दिस पोजीशन, यहाँ तो आप देख रहे हैं डेल्टा एल की वैल्यू इस जगह पर क्या है? डेल्टा एल 0, कोई फोर्स नहीं लगाया, इसकी नेचुरल लेंथ जो है। इन बिटवीन अगर हम ये मान लेंगे कि जो वायर है अगर वो x डिस्टेंस हम खींच चुके हैं, अब हम उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स से उसमें चेंज इन लेंथ हो रहा है dx, और हम फोर्स लगाएंगे और चेंज इन लेंथ, और फोर्स लगाएंगे और चेंज इन लेंथ। कितना फोर्स लगाएंगे? यहाँ पर F0 से डेल्टा एल 0 है, यहाँ पर नेट फोर्स F हो गया है और चेंज इन लेंथ कितनी हो गई है? डेल्टा एल। तो जो सारे एफ डी एक्स हम जोड़ के उसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन के साइन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है ऐड करना। तो इसमें हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? हम 0 से डेल्टा एल, जहाँ तक हमने खींचा है यहाँ से यहाँ तक। तो नेट खिंचाव एक्सटेंशन डेल्टा एल के लिए नेट वर्क डन ये होगा, और ये एफ डी एक्स किसके बराबर होगा? स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू के बराबर। सारे डी डब्ल्यू डी एक्स खींचने में जो डी डब्ल्यू आएंगे सारे ऐड करके नेट वर्क डन आएगा। ये होगा वेरिएबल फोर्स से वर्क डन। तो अब ये जो वेरिएबल फोर्स उस इंस्टेंस पर है जब वायर में एक्स एक्सटेंशन हो चुका है और अब हमने डी एक्स एक्सटेंशन और किया। ये बहुत छोटा सा स्मॉल अमाउंट डी एक्स चेंज किया गया, तो जो हमने इस पर जो फोर्स लगाया है वो है एफ। अब क्या करेंगे हम? इस एफ की वैल्यू इस इंस्टेंस पर जब वो एक्स एक्सटेंशन इन लेंथ हुआ है वायर में तो हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि जो y का फॉर्मूला होता है, y क्या होता है? स्ट्रेस यानी कि F अपॉन ए इंटू अपॉन स्ट्रेन। अपॉन स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है? x, और ओरिजिनल लेंथ है l। तो अब इस सिचुएशन के लिए हमने लिखा कि वायर जब x एक्सटेंडेड था तब हमने F फोर्स लगाया
तो अब उसमें dx जो चेंज हम कर रहे हैं F फोर्स लगा के, तो y का ये रिलेशन आएगा। इससे F की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप देखोगे तो AY/L ये इंटू एक्स। ब्रैकेट में मैंने क्यों बंद कर दिया कि वायर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल का यंग्स मॉडुलस और लेंथ इनिशियल, ये सब चीज़ें तो क्या हैं, कांस्टेंट है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और y क्या है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल का वायर के। अब ये f आप देख भी रहे हैं, f क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो जितना ज़्यादा x बढ़ाएंगे हम, x 0 से कहाँ तक ला रहे हैं, डेल्टा L तक। नेट एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा L। तो ये जो फोर्स है वो आप देख रहे हैं, आपने यहाँ से शो भी कर दिया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ के हैं, फोर्स वेरिएबल है। अब इसको हम यहाँ रखेंगे अगर, तो हमारे पास dw किसके बराबर हो जाएगा, ये फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो AYX/L इंटू dx। ये dw के बराबर है, तो नेट w किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द वर्क डन। तो कितना वर्क डन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ AY/L x dx। रूल याद रखिए इंटीग्रेशन का, मैथ्स वाले बच्चों को तो याद रहता है, बायो वाले बच्चों को सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया है पिछले वीडियोस में भी कि x टू द पावर n dx, इसका जो फॉर्मूला होता है वो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। तो इंटीग्रेशन में AYL तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, तो क्या बचा, AY/L, और ये x टू द पावर 1 है तो 1+1 2, यानी x²/2 ही तो हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी, x²/2। कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स लगानी है, 0 से डेल्टा L आपने लगा दिया, 0 से डेल्टा L। अब ये जो इंटीग्रेशन आपके पास वैल्यू आई, उसमें 0 से डेल्टा L के लिए ऐसे लगाते हैं लिमिट, डेल्टा L को रखेंगे x की जगह, तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू AY/L डेल्टा L²/2 है ना, और x की जगह हम 0 रखेंगे, लोअर लिमिट, तो -0, यानी कि हटा दो, आपके पास ये आया एक्सप्रेशन नेट वर्क डन। जब हम F फोर्स लगा के डेल्टा L एक्सटेंशन इन लेंथ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, तो नेट वर्क डन कितना करना पड़ता है, ये आपके सामने आया एक्सप्रेशन। अब अगर हम इसको लिखें, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ½ फिर उसके बाद क्या लिखें हम, डेल्टा L²। अब अगर हम क्या करें कि यहाँ पर इंटू L कर दें और अपॉन L, तो अपॉन L को यहाँ पर हम L² कर दें। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए कि हम इसको लिख सकते हैं ½ डेल्टा L/L का होल स्क्वायर। क्यों किया ये देखिए, ये जो वर्क डन हुआ वो किसके बराबर आ गया, ये A/L वॉल्यूम ऑफ द वायर होगा ना, तो ये वॉल्यूम और ये यंग्स मॉडुलस, और ये क्या है, स्ट्रेन। मतलब अगर आप वर्ड्स में लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ½ y इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। इसी वॉल्यूम को अगर हम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमने वायर को खींचने में वर्क किया है, वो उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, तो एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है एनर्जी डेंसिटी। तो टर्म्स भी याद रखिए। तो एनर्जी डेंसिटी वो किसके बराबर होगा, एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल u से। ये पूरा हम इसको वर्क डन को भी शो कर सकते हैं W से या कैपिटल U से। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम अगर इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास वो एक्सप्रेशन, ½ y स्ट्रेन स्क्वायर। ठीक, और ये जो ½ y स्ट्रेन स्क्वायर है वो स्ट्रेन के टर्म्स में है, आपको कई रिलेशन याद रखने हैं। उसको और भी क्या लिख सकते हो,
हाफ इंटू वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम स्ट्रेस के टर्म्स में क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन स्क्वायर है तो एक स्ट्रेन की कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये फार्मूला आपके पास देखिए किस तरीके से आ रहा है। ये किसके फार्मूले हैं, एनर्जी डेंसिटी के। वर्क डन का क्या फार्मूला है, वो आपके सामने ये है, दिस वन। ठीक, तो आपको वर्क डन या एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग कैसे डिराइव करना होता है, ये आपके सामने है। हमने देखा कि स्ट्रिंग के केस में अगर उसकी नॉर्मल लेंथ L है और जब हम उसको F फोर्स लगाकर डेल्टा L डिस्टेंस तक एक्सटेंशन कर देते हैं तो क्या वर्क जो हमें करना पड़ता है वो ये एक्सप्रेशन कैसे डिराइव हुआ, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी डेंसिटी कहलाता है उसका ये रिलेशन है। अब हम एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग के लिए क्या यही फॉर्मूले पाएंगे, क्या सेम रिलेशन हो सकता है स्प्रिंग के लिए। हम जानते हैं स्प्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, स्प्रिंग को भी तो हम जब दबाएंगे या जब हम खींचते हैं तो उसमें भी तो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन फोर्स कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग भी इलास्टिक मटेरियल है, तो क्या सेम एक्सप्रेशन आएगा, हो सकता है। आइए देखते हैं स्प्रिंग के लिए। तो हम मान लेते हैं कि अब स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग है, ठीक है, और उस स्प्रिंग की भी नॉर्मल लेंथ मान लिया L है जब वो अनस्ट्रेस्ड है, और जब वो स्ट्रेस्ड है तो हमने मान लिया कि उसकी इंक्रीज इन लेंथ जो है वो सेम मान लिया। सपोज दिस इज डेल्टा L बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F। अब हमें पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स लगता है, और वही रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट होता है K इंटू चेंज इन लेंथ, मान लिया वो डेल्टा L। ये स्प्रिंग का अगर मटेरियल जिस मटेरियल की बनी है उसका यंग्स मॉडुलस y है, तो इसके लिए भी तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्ट्रेस F अपॉन है, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L अपॉन L। इससे F की जो वैल्यू वो किसके बराबर आ जाएगी, AY अपॉन L इंटू डेल्टा L। तो ये हम देखते हैं कि अगर x चेंज इन लेंथ था तो यहाँ x आया था, तो जैसे यहाँ पर ये f जो है वो एज पर चेंज इन लेंथ चेंज होता है, और ये तीनों चीज़ें तो कांस्टेंट हैं। हम ये जो फॉर्मूला है f का, हम इसको जो स्ट्रिंग के लिए भी देखें तो स्ट्रिंग के लिए यही तो चीज़ f में लिखी जा सकती। f किसके बराबर होता है, अगर आप इस रिलेशन से देखें तो ये f यही तो आएगा। हम अगर इसको लिखेंगे हाफ डेल्टा L, अलग हटा लें तो AY L इंटू डेल्टा L, AY अपॉन L इंटू डेल्टा L। देखिए वही चीज़ तो है, मतलब कि जो हम रिस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ स्प्रिंग है, अगर हम उसको रिस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ स्ट्रिंग दोनों को कंपेयर कर दें तो इन केस ऑफ स्प्रिंग ये है रिस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा तो कितना है, हाफ, सॉरी ये AY अपॉन L इंटू डेल्टा L। तो ये डेल्टा L कैंसिल होगा। तो कोई पूछे कि स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन होता है वो अब कैसे और लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, AY अपॉन L। हमें तो पहले भी पता है, वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग को खींचने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो आप लिखते थे U इक्वल टू या W इक्वल टू वर्क डन कितना होता था, हाफ K x स्क्वायर, यहाँ x की जगह डेल्टा L है तो हमने लिख दिया डेल्टा L स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर आप K यहाँ रखो तो क्या वही वैल्यू आती है, वही फार्मूला आता है जो स्ट्रिंग का आया है। आप K की जगह क्या लिख दो, AY अपॉन L और डेल्टा L स्क्वायर। तो ये वर्क डन का फार्मूला अगर हम इस फार्मूले को स्प्रिंग के लिए यूज़ करके निकालते हैं, इज इट सेम, देखिए वही है, AY अपॉन L डेल्टा L स्क्वायर। तो कहने का मतलब है
स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों में इलास्टिक नेचर है। हाँ, दोनों का वर्क डन हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट K यंग्स मॉडुलस Y एंड R0 दैट इज नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ अ वायर। ये रिलेशन अगर इन तीनों में डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे? कोई वायर है तो उसमें नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द एटम्स वो नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में R0 होती है ना, और उस नॉर्मल डिस्टेंस की पोजीशन में जब वायर होते हैं, एटम्स होते हैं, तो एटम्स को माना जाता है सॉलिड में कि स्प्रिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर उसको आप खींचोगे तो इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट उन्हें पास लाने की कोशिश करता है। अपोजिट लगता है ना, स्प्रिंग लाइक बिहेवियर होता है। तो अगर कोई भी अगर एक वायर है, उस वायर को हम ये मान लें कि इसमें एटम्स की ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये वायर है और ये एटम की डिस्टेंस है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है R0 जब हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। और जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो चेंज इन लेंथ होता है वो मान लेते हैं कि चेंज इन लेंथ अब इस तरीके से हो गया इतना, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया कि उसके बीच जो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अब बढ़ गई। यानी कि पहले अगर R0 थी तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R0 प्लस डेल्टा R। जब हमने इस पर फोर्स लगाया और इसमें कितना चेंज इन लेंथ कर दिया, मान लीजिए डेल्टा L कर दिया। तो हम स्ट्रेन अगर लेंथ के टर्म्स में लिखते थे, यंग्स मॉडुलस में पढ़ा ना, डेल्टा L अपॉन L, ये L ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरीके से जो स्ट्रेन लिखा जाता था लेंथ ऑफ वायर के टर्म्स में, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, उस वायर के अंदर एटम्स के बीच की सेपरेशन के चेंज होने में। तो कितना सेपरेशन चेंज हुआ, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी चेंज हुई, डेल्टा R। देखिए पहले इतना था, है ना, अब इतना बढ़ गया तो डेल्टा R एक्सटेंड हो गया। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा R अपॉन R0 से, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ कि अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो जैसे किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते थे तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता था, F इक्वल टू KX पर। ऐसे ही किसी वायर पे हमने फोर्स लगाया है तो वायर्स में जो रिस्टोरिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरएटॉमिक कांस्टेंट, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स मान लिया F डैश है तो हम उसको लिख सकते हैं K इंटू डेल्टा R। पहले तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि सेपरेशन बिटवीन द एटम्स के टर्म्स में हमने इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट K और डेल्टा R के टर्म्स में जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा। ठीक, अब क्या होता है कि हमने जब वायर पे जो फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से अब देखते हैं कि जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट एंड सेपरेशन तो हमने लिख लिया, लेकिन स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, स्ट्रेस डेवलप होता है रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब अगर उसी वायर का हमने इसी वायर का ये फॉर्म थोड़ा और ज़्यादा क्लोज दिखाने के लिए दिखाया कि ये एटम्स हैं, और ये एटम्स को मैंने वायर को ऐसे उसके एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखाया हुआ है ऐसे कि यहाँ पर जो R0 है नॉर्मल डिस्टेंस है, देखिए नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स R0। तो जब हमने L लेंथ के वायर में कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो उनके जो नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स है तो R0 स्क्वायर एरिया है ऑन एन एवरेज, उसमें वन चेन, उससे होकर वन चेन का एरिया मानेंगे, उससे पास होने वाली वन चेन है R0 स्क्वायर एरिया से। ले कह सकते हैं कि नहीं, आप देखिए जैसे ये R0 ये और ये होगा, वैसे ये देखिए दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस R0, ये नॉर्मल डिस्टेंस। तो ये मान सकते हैं कि R0 स्क्वायर एरिया में कितनी चेन है, वन चेन। ठीक, तो यूनिट एरिया में कितनी होगी, 1 अपॉन R0 स्क्वायर चेन्स। तो A है अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उसमें कितनी होगी, A अपॉन R0 स्क्वायर, ये होंगी नंबर ऑफ चेन्स। तो जो ये F डैश है, ये F डैश क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो फोर्स अप्लाई किया है एक्सटेंशन के लिए, लेंथ के लिए, तो F डैश हम लिखेंगे ये फोर्स अप्लाइड
जो हमने अप्लाई किया है लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए, तभी तो उनके एटम्स के बीच की डिस्टेंस आर नॉट से बढ़कर कितनी हो गई, आर नॉट प्लस डेल्टा आर। ये अपॉन यही नंबर ऑफ चेन्स कितनी, ए अपॉन आर नॉट स्क्वायर। बस ये चीज़ आपको जान लेनी होती है। अब खत्म। क्या है एफ अप्लाइड, हमने जो एफ अप्लाइड का फॉर्मूला लिखना है, हमने उसको एफ लिखा, तो एफ डैश किसके बराबर है, एफ अपॉन ए, और आर नॉट स्क्वायर अपॉन में है तो ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम इसको, आर नॉट स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जो ये तो हो गया आपके पास एफ डैश, यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पर हम अगर यंग्स मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप देखते हो कि जो एफ डैश इक्वल टू के डेल्टा आर है, अगर हम इसको यंग्स मॉडुलस से पहले के डेल्टा आर से पहले लिख दें, ये के डेल्टा आर इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा आर, अरे आर नॉट स्क्वायर। इससे जो हमारे पास ये एफ अपॉन ए, ये तो स्ट्रेस हो गया, इस के को इधर रहने दो, डेल्टा आर इधर ले आओ, क्या लिख सकते हैं हम इसे, तो के इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये हो गया एफ अपॉन ए, ये आर नॉट, और ये नीचे आएगा अपॉन डेल्टा आर और इनटू आर नॉट। ध्यान दो, तो अगर यंग्स मॉडुलस जो मैं कह रही थी, यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, एफ अपॉन ए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, डेल्टा आर, और ये आर नॉट ऊपर, यही चीज़ है। देखिए क्या ये वही है, तो यंग्स मॉडुलस एफ अपॉन ए आर नॉट अपॉन डेल्टा आर है, तो यही किसके बराबर हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज के इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू वाई, दिस एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट इज y इंटू आर नॉट। तो ये जो के वाई आर नॉट में जो मैं रिलेशन कह रही थी डिराइव करने के लिए, वो कैसे डिराइव हुआ, केवल इसमें इतना आपको याद रखना है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो के डेल्टा आर है, और रिस्टोरिंग फोर्स और किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन नंबर ऑफ चेन्स। तो वो आपने ऐसे एक्सप्रेशन डिराइव किया। आइए अब सोचते हैं कि अगर हम किसी मेटेलिक वायर को बार बार बैक एंड फोर्थ मोड़ते हैं, ऐसे बेंड करते हैं बार बार, तो वो हीट अप हो जाता है, क्यों, वही जो वर्क डन है वो पूरा का पूरा उसकी इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ना इकट्ठा होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। क्यों, क्योंकि उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो मेटल वायर है तो मेटल सॉलिड है ना, तो सॉलिड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी तो अफेक्टेड होती है ना, तो वो कुछ वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये AIEEE 2005 में पूछा गया है। इफ S is stress and Y is Young's modulus of the material of the wire, what is the energy stored in the wire per unit volume in terms of S and Y? Options are given A, B, C, D. अब आपको कैसे निकालना है, तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर थी, हमने पढ़ा था हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, यही तो था। अब यहाँ पर जो दिया है S जो है वो स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस के टर्म्स में और यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में निकालना है। तो बस आप स्ट्रेन को स्ट्रेस के टर्म्स में और y के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो इससे स्ट्रेस जो है वो तो s है, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन की जगह हम स्ट्रेन को ही तो रिप्लेस करेंगे ना, तो स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, s अपॉन y। तो स्ट्रेन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ y इंटू एस स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो एक y कैंसिल हो जाएगा, s स्क्वायर अपॉन 2y। कौन सा ऑप्शन है, दिस वन। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है DC 2009 में। A metallic wire length L, area of cross section A, coefficient of Young's modulus Y is elongated by an amount small y. Okay, this is small y. The work done is proportional to, in terms of y ही खाली लिखा हुआ है, ये y क्या है, स्मॉल y, elongation in the wire।
अब आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, जो अभी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, और अगर हम इसी को वर्क डन के फॉर्म में लिखें तो हम यही तो लिखेंगे कि वर्क डन हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम या एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होती है। तो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम फिक्स है उस वायर का, वाई हाफ, स्ट्रेन क्या दिया है, एलोंगेशन, तो आपको पता है कि वर्क डन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्क्वायर, और स्ट्रेन किसके बराबर है, डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ हम लिखेंगे y अपॉन एल। तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू y अपॉन एल का होल स्क्वायर है, तो कौन सा फार्मूला इसमें से सही होगा, दिस वन, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर आपको सही रिलेशन पता है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, यू कैन सॉल्व इट। आज के वीडियो में हमने जाना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की और इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R0 के बीच में रिलेशन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।